स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स विज्ञान मेरा गुलाम का दूसरा भाग। और उस स्टेशन वैगन को उस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार था इंस्पेक्टर स्टील। यू आर अंडर अरेस्ट, अटैकिंग मोड। इंस्पेक्टर स्टील, ये यहाँ कैसे आ पहुँचा? पता चल जाएगा। पहले अपने हथियारों को हाथों से छोड़ो और खुद को मेरे हवाले करो। उफ। इंस्पेक्टर स्टील, से पहले मैं बताता हूँ कि तुम्हारी यह मुसीबत यहाँ पहुँची कैसे। जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम मेरा अपहरण करने वाले हो, मैंने अपने जिगरी दोस्त अमर यानी इंस्पेक्टर स्टील को आवाज़ दी और वह आवाज़ मेरे शरीर में फिट विशेष ट्रांसमीटर के जरिए तुरंत ही इंस्पेक्टर स्टील तक पहुँच गई। अब तुम सबको वह जेल पहुँचाएगा। ओहो, तो तेरे बुलावे पर इंस्पेक्टर स्टील यहाँ पहुँचा है, यानी तेरी जान की उसे बहुत चिंता है। देखते हैं। ओहो, रुक जा इंस्पेक्टर, नहीं तो तेरे यार की मुंडी काट कर फेंक दूंगा। ओह, बी अलर्ट, अपनी पिस्टल फेंक, हमें जाने दे, पीछे हट। इंस्पेक्टर स्टील अपराधी को बचकर नहीं जाने दे सकता। टारगेटिंग, किसी भी कीमत पर नहीं। टारगेट ऑनलाइन, फायर। आह, अनीस के साथ ही गड़बड़ होकर गिरा उसका अपहरणकर्ता। उफ, आह, अनीस, तुम ठीक तो हो ना? अनीस को नुकसान होने की आशंका ने इंस्पेक्टर स्टील को तड़पा डाला था, लेकिन मुझे क्या हुआ भाई, एकदम ठीक ठाक हूँ। वो तो उस बदमाश को लगे धक्के से उसके साथ मैं भी गिर गया। ओह, तुझे क्या हुआ? मेरे चक्कर में तू इतना परेशान क्यों है? क्या तुझे अपने निशाने पर भरोसा नहीं? क्या तूने मेरे पैरों के नीचे से दिखते उस बदमाश के पैरों का निशाना लेकर गोली नहीं चलाई थी? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। यूं ही नहीं, मैं तुझे बताता हूँ कि तू क्यों यह सब पूछ रहा है। मुझे गोली लगने के ख्याल ने तेरे दिमाग में दौड़ते लहू को जमा दिया है। मुझे खरोच लगी है, यह सोचकर तेरे पेसमेकर की धड़कनें रुक गई। तेरी फाइबर की कृत्रिम नसें एक पल के लिए ठंडी पड़ गई। तेरा मजबूत स्टील का शरीर पत्थर सा हो गया। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं, वो तो तू लाख मना कर। लड़खड़ा गई तेरी यांत्रिक आवाज़ इस बात की गवाही दे रही है कि बात वही है जो मैं कह रहा हूँ। तेरे इंसानी दिमाग के साथ साथ तेरा स्टील का शरीर भी मेरे अहित को सोचकर काँप जाता है। अरे पगले, जिसका तेरा जैसा यार हो, भला उसका अहित हो भी कैसे सकता है? उसे ये इंसान तो क्या, शैतान भी नहीं छू सकता। वैसे ये खब्बीस की औलादे हैं कौन, और ये मेरा अपहरण क्यों करना चाहते थे? यह तो तफ्तीश और पूछताछ से पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हारे अपहरण की इस कोशिश ने यह सवाल उठा दिया है कि तुम्हें कल दिल्ली जाना चाहिए या नहीं। भला मेरे इस अपहरण की कोशिश का मेरे दिल्ली जाने से क्या संबंध? और वैसे भी अगर कोई संबंध होता भी तो मैं ना रुकता, क्योंकि मुझे प्रोफेसर कमल कुमार नामक ऐसे आदमी के दिमाग को कोमा से बाहर निकालने का मौका मिला है जो देश के टॉप वैज्ञानिकों में से एक है। उसके कोमा से बाहर आने का मतलब है देश की वैज्ञानिक शक्तियों में चार चांद लग जाना। पियो पियो, हर वक्त अपने दिमाग को कानूनी दावपेच में उलझाकर मत रखा कर, कभी यारों वाली भी बात कर लिया कर। ऐसा है तो चल तुझे पेप्सी पिलाऊं। पुलिसिया रोब झाड़ कर, नहीं भाई, अपनी उस तनख्वाह में से पेप्सी के पैसे कटवाऊंगा जो वर्षों से हेडक्वार्टर में ही जमा होती आ रही है। यह हुई ना यारों वाली बात। अनीस रजा अपने अपहरण की जिस कोशिश को बहुत ही हल्के ढंग से ले रहा था, वह बहुत गंभीर थी। तुम पूरे के पूरे बेवकूफ़ निकले बास्को। अरे मैंने तुमसे डॉक्टर अनीस के अपहरण के लिए बोला था, यह नहीं बोला था कि तुम्हें उसका अपहरण राजनगर में ही करना है। पता है, राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील मौजूद है। एक तो वह वैसे ही राजनगर में अपराध नहीं होने देता, और ऊपर से डॉक्टर अनीस उसका दोस्त है। तुमने सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया ना। कोई काम नहीं बिगड़ा डागा साहब। मैंने बहुत ही गुप्त तरीके से डॉक्टर अनीस के अपहरण की वह कोशिश कराई थी। जिन बदमाशों को इंस्पेक्टर स्टील ने पकड़ा है, स्टील उनसे हमारे बारे में कुछ नहीं जान पाएगा, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और दूसरा, मैंने पता कर लिया है कि अपने अपहरण की कोशिश के बाद भी डॉक्टर अनीस ने दिल्ली पहुंचने की अपनी टिकट कैंसिल नहीं कराई है। वह सहारा इंडिया एयरलाइंस से कल निर्धारित समय पर दिल्ली आ रहा है। दिल्ली पहुंचते ही हम उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। नहीं, हमें उसे दिल्ली पहुंचने से पहले ही अपने कब्जे में लेना होगा, और यह काम करेगा मेरा सुपर विलन एरो। राजनगर से दिल्ली पहुंचने को तत्पर इस प्लेन में, अटेंशन प्लीज़, कुछ ही देर में हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। यात्रियों से निवेदन है कि कृपया अपनी सीट बेल्टें बांध लें। धन्यवाद। शायद दिल्ली अभी दूर थी। प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट के इस हिस्से को देखने से तो ऐसा ही लगता है जहां से एक अनचाहा पैसेंजर प्लेन में सवार हो रहा है। एरोप्लेन में आ चुका है। अब यह प्लेन दिल्ली पहुंचेगा।
लेकिन एक सवारी को छोड़कर। धड़ाक। औ ये कौन है और इस प्लेन में कहाँ से आ गया? एरो नाम है मेरा। अपने आप को हवा में बदलकर मैं कहीं भी चुटकियों में पहुंच सकता हूं। यहाँ भी मैं ऐसे ही पहुंचा हूं और मेरा यहाँ पहुंचने का मकसद है डॉक्टर अनीस को अपने साथ ले जाना। बकवास मत करो और हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि डॉक्टर अनीस के मना करने के बाद भी हमें इनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। हटो एरो के आगे से। इसने हवा में उड़ा दिया। फायर करो इस पर। धाएं धाएं। एरो पर गोलियों का असर नहीं होता, लेकिन ऐसा करके तुमने अपनी मौत बुला ली। लो संभालो इन एयर ब्लास्टों को। आह बच्चाक। एरो के एयर ब्लास्टों ने सभी को चकित ही नहीं किया, भयभीत भी कर दिया। जिसे मौत का डर नहीं, वह मेरे कदमों को डॉक्टर अनीस की तरफ बढ़ने से रोकने आ सकता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई। सभी अपनी सीटों से और भी ज़्यादा चिपक गए, लेकिन फिर भी डॉक्टर अनीस रजा की तरफ बढ़ते एरो के कदम भी रुके और वह औंधे मुंह प्लेन के फर्श पर भी गिरा। ओह ये किसने किया? कौन माइका लाल मुझे रोकने आया? धड़ाक। मैं परमाणु। परमाणु तब तू हवा में उड़ते इस प्लेन में कैसे पहुंचा? वैसे ही जैसे तू पहुंचा कार्गो कंपार्टमेंट से। फ़र्क यह है कि तू वहाँ के सुराखों से हवा बनकर प्लेन में पहुंचा और मैं कणों में बदलकर। और इसी के साथ तेरे और मेरे उद्देश्य में भी फ़र्क है। तू डॉक्टर अनीस का अपहरण करने आया है और मैं उन्हें बचाने। राजनगर में हुए डॉक्टर अनीस रजा के अपहरण की खबर पाकर अगर मैं सतर्क ना हो गया होता और इस प्लेन पर मेरी खास नज़र ना होती तो मैं डॉक्टर अनीस रजा के अपहरण को रोक नहीं पाता। भड़ाक। ओफ। क्या सोचने लगा परमाणु? जरूर यह सोच रहा होगा कि एरो तुझे कैसे मारेगा। ओह एयर ब्लास्ट से। परमाणु के पास तेरे इन एयर ब्लास्टों को भी रोकने का साधन है और तुझे रोकने के भी। एरो को रोकना इन चमकीले धागों के वश की बात नहीं। ओह एरो हवा बनकर मेरी परमाणु रस्सियों की कैद से बाहर भी निकल गया और उसने मुझे अपनी हवाओं से बनी अजीब सी रस्सियों में कैद भी कर लिया। मुझे तुरंत ही छोटा होना होगा, क्योंकि इसका इरादा इस तरह फंसाकर मुझे अपने एयर ब्लास्ट से मारने का है। ओह सही समय पर बचा। लेकिन अगर यह इसी तरह एयर ब्लास्ट करता रहा तो वे यात्री नहीं बचेंगे जो सिमटे सुकड़े अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं। काश ये सभी एक ही कोने में इकट्ठे हो जाते तो मेरे लिए इन्हें बचाना और एरो से मुकाबला करना आसान हो जाता। परमाणु की समस्या को डॉक्टर अनीस समझ गया था। तभी सभी इधर आ जाओ, कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा। कोई नहीं। ओह धाड़। जाने दे उन्हें, तेरे लिए मैं हूँ ना। अब रहने नहीं दूंगा तुझे। कौन रहेगा कौन नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। सही कहा। और अब वह वक्त आ गया है। ओह ये क्या? मेरे हाथ तो इसके शरीर में धंस गए, लेकिन कुछ देर पहले 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 तो ऐसा नहीं हो रहा था। हा हा हा। सोच रहा है ना कि तू मेरे शरीर में कैसे फंस गया? असल में मैंने अपनी बेल्ट के स्विच को दबाकर अपने शरीर के ठोस तत्वों को ख़त्म कर दिया है। इसी के साथ मेरा शरीर हवा जैसा बन गया है और मेरे हवा जैसे शरीर में कुछ भी घुस सकता है, लेकिन निकल नहीं सकता, जैसे तू नहीं निकल पा रहा। और चूंकि अब तेरे दोनों हाथ मेरे शरीर में फंसे हैं, इसलिए तू अपनी बेल्ट का स्विच दबाकर ट्रांसमिट भी नहीं हो सकता। हा हा हा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बोलकर भी हो सकता हूँ ट्रांसमिट। अब मैं तेरा परमानेंट इलाज करता हूँ, क्योंकि तड़ी तड़ी में तूने मुझे अपनी कमजोरी बता दी है जो इस बेल्ट के रूप में है। अब परमाणु के कहर से कैसे बचेगा? आह अपनी ऑल्टरनेटिव पावर की वजह से। हालांकि मेरी ऑल्टरनेटिव पावर कुछ ही देर के लिए काम करती है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि कुछ ही देर में मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। ओह एरो यह क्या कर रहा है? वह मुझ पर अपने वार करने की जगह अपने हाथों से चारों तरफ भीषण हवा छोड़ रहा है। आखिर ऐसा करके करना क्या चाहता है यह? एरो जो करना चाहता था वह कुछ पलों में ही सामने आ गया। हा हा हा। मुझे डॉक्टर अनीस रजा को लेकर यहाँ से जाना है। ये तेरी मर्जी है परमाणु कि तू मुझे जाने देता है या यहीं रोके रखता है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि मैं अब अपनी ऑल्टरनेटिव पावर से प्लेन में हवा भर रहा हूँ। और यह बात तू जानता ही है कि प्लेन एयर टाइट होता है। हाँ, कार्गो कंपार्टमेंट में जो थोड़े बहुत सुराख थे उन्हें भी मेरी हवा ने बंद कर दिया है। अब तू इस प्लेन की तुलना उस एयर टाइट ट्यूब से कर सकता है जिसमें लगातार हवा भरती रहे तो उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। मेरे यहाँ लगातार हवा बढ़ने से इस प्लेन का भी यही हाल होगा। प्लेन हवा के अत्यधिक दबाव के कारण ट्यूब की तरफ फट जाएगा और इसमें मौजूद सैकड़ों जिंदगियां मौत के मुंह में चली जाएंगी। और यह सब होगा सिर्फ डॉक्टर अनीस रजा की एक जान के पीछे। फैसला तेरे हाथ में है परमाणु, और मुझे फैसला सुनने की कोई जल्दी नहीं है। परमाणु की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन डॉक्टर अनीस सब कुछ समझ रहा था। तभी तो
मैं अपनी इकलौती जान बचाने के लिए सैकड़ों जिंदगियों से नहीं खेल सकता। अपनी हवा के प्रेशर को कम करो एरो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैंने ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने फैसला कर लिया है परमाणु, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले के बीच में नहीं आओगे। परमाणु चकित खड़ा देखता रह गया, जबकि डॉक्टर अनीस ने अपने आप को एरो के हवाले कर दिया। अपने आप को मेरे हवाले करने का शुक्रिया डॉक्टर। आओ हम चले। तड़ाक! ये क्या किया तुमने? उड़ते प्लेन के दरवाजे को तोड़ डाला। इस तरह तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। प्लेन के अंदर मौजूद एयर प्रेशर को हटाने के लिए प्लेन के दरवाजे को तोड़ना ज़रूरी था। और रही बात प्लेन के क्रैश होने की, तो उसके लिए परमाणु है ना। वह अपने जीते जी प्लेन को कैसे क्रैश होने देगा? सचमुच? ओह, प्लेन के दरवाजे को तोड़कर एरो ने एक साथ दो काम किए हैं। एक तो उसने डॉक्टर अनीस से किया प्लेन के अंदर से दबाव हटाने का अपना वादा निभाया है। दूसरे, उसने मुझसे अपना पीछा छुड़वाया है। इस तरह मैं उसके पीछे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इस समय मैं इस प्लेन को क्रैश होने से बचाने में व्यस्त हूँ। लेकिन एरो डॉक्टर अनीस रजा को लेकर कहाँ गया होगा? रतन डागा के पास। वेलकम डॉक्टर अनीस रजा। रतन डागा भारत के सबसे आला दिमाग के वैज्ञानिक अनीस रजा का अपने मेहमान खाने में स्वागत करता है। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मेरा मकसद तुम अभी सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें मेरे बहुत काम आना है। मतलब की बात करो। मतलब की बात तो यही है डॉक्टर कि तुमने यहाँ भी वही काम करना है जिसके लिए तुम राजनगर से दिल्ली आए हो। यानी तुम्हें प्रोफेसर कमल कुमार को ही कोमा से बाहर निकालना है। फ़र्क इतना है कि पहले तुम यह काम देश के लिए कर रहे थे, अब मेरे लिए करोगे। और मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम मरीज को ठीक करना होता है। तुम भी प्रोफेसर कमल कुमार को ठीक करोगे और यहाँ से चले जाओगे, बस। यह काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इस समय प्रोफेसर जिसकी सुरक्षा में पड़ा हुआ है, वही खुद उसे मेरे पास पहुँचाएगा। मान लो मैं ऐसा करने के लिए राज़ी भी हो जाता हूँ, तो प्रोफेसर कमल कुमार यहाँ कहाँ से आएगा? वह तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हॉस्पिटल में पड़ा है। यह काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इस समय प्रोफेसर जिसकी सुरक्षा में पड़ा हुआ है, वही खुद उसे मेरे पास पहुंचाएगा। ऐसा कैसे होगा? होगा, देखते रहो डॉक्टर, ऐसा ही होगा। हा हा हा। ओह, मैं अपने ट्रांसमीटर से इंस्पेक्टर स्टील से संबंधी स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब एक ही है, रतन डागा के इस अड्डे पर ऐसे यंत्र लगे हैं जो हर फ्रिक्वेंसी को बेकार कर देते हैं। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। रतन डागा का शातिर दिमाग एक और चाल चल रहा था, जबकि उसके द्वारा चली गई पहली चाल अभी तक हंगामा मचाए हुए थी। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं सही कह रहा हूँ इंस्पेक्टर। डॉक्टर अनीस रजा का दिल्ली में अपहरण हो गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस उन्हें खोजने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें स्पेशल ऑर्डर के साथ दिल्ली भेज रहे हैं। तुम्हें दिल्ली पहुंचकर सारी स्थिति पर नज़र रखनी है और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर डॉक्टर अनीस रजा को खोजना है। ओके सर। इंस्पेक्टर स्टील कमिश्नर के ऑफिस से बाहर निकला तो उसे सामने सलमा खड़ी दिखाई दी। अमर, अनीस भैया, अनीस को कुछ नहीं होगा। मैं उसे लेने दिल्ली जा रहा हूँ और उसे लेकर ही वापस लौटूंगा। इंस्पेक्टर स्टील का चेहरा अगर इंसानी होता तो उस पर अनीस के लिए चिंता की रेखाएं साफ उभरी नजर आती। दिल्ली वाले भी डॉक्टर अनीस के लिए कम चिंतित नहीं थे। इस समय सारी दिल्ली पुलिस की इज्जत तुम्हारे हाथ में है इंस्पेक्टर विनय, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से स्पेशल ऑर्डर आए हैं कि अगर डॉक्टर अनीस रजा को जल्दी से जल्दी नहीं खोजा गया तो उसका जिम्मेदार हमारे डिपार्टमेंट को माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा सर, मैं डिपार्टमेंट पर आज नहीं आने दूंगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।